हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BSOG 173 के यूनिट 2। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्टर्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में आपको कुछ स्पेसिफिक या कुछ स्पेशल नहीं मिलेगा, बिकॉज हमने जो कल स्टडी किया था, जो हमने पार्ट 1 अपलोड किया है यूनिट 1 का, उसमें उन्होंने दे दिया एंड सारी चीज़ें सेम है ऑलमोस्ट। तो मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो हम डायरेक्ट आते हैं फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? तो फैक्टर का मतलब होता है ना, जब भी कोई एक जब भी कोई मीन्स होता है ना, किसी चीज़ के थ्रू हम कंट्रीब्यूट करते हैं किसी चीज़ को लेके, मतलब एक प्रोसेस जो होता है उसे हम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो फैक्टर्स में भी कई सारे फैक्टर्स आते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर डिस्कस करें, तो स्प्लैंगर ने इकोनॉमिक फैक्टर को 3 मेन कैटेगरीज में डिफाइन किया है। सबसे पहला फिजिकल एजेंट्स। तो फिजिकल एजेंट्स के अंदर में सारी प्रोडक्शन प्रोसेसेस आ जाती है, जैसे आप लेबर फोर्स की बात करते हो, या फिर जो भी कैपिटल या वेल्थ आपने यूज़ किया है प्रोडक्शन में वो हो सकता है, या फिर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं वो सब आते हैं फिजिकल एजेंट्स के अंदर में। ओके। दूसरी चीज़ है मैकेनिज्म एंड सर्कमस्टांसेस। तो इसके अंदर में आते हैं जैसे डिवीजन ऑफ लेबर हो सकता है, उस टाइम पे जो लेबर का डिवीजन है, जो ग्रुप्स है, वो किस तरीके की है, उनकी डिमांड क्या है, ये मैटर करती है। आपका प्राइस सिस्टम, मतलब आपकी कंट्री में जो प्राइस सिस्टम है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, वो क्या चल रही है उस टाइम पे, या फिर आपका मार्केट का एक्सटेंट, दैट इज़ आपकी पहुंच कितनी है मार्केट तक। ओब्वियसली ये भी कि आपका एग्रीगेट डिमांड, आपका सप्लाई, ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। लाइक अगर हमें इक्विलिब्रियम, हमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज़ सप्लाई और डिमांड इक्वल होनी चाहिए, ताकि हम सबके मीन्स को पूरा कर सकें, मतलब सबकी ज़रूरतें पूरी हो सके। ओके। देन थर्ड वाला जो है वो है मेजर इकोनॉमिक, जो डिसीजन मेकर है, जो डिसीजन बनाते हैं कि इकोनॉमिक्स कैसे चलती है, उसका प्रोसेस क्या होगा, मार्केट कैसे रेगुलेट करनी है, ये सारी चीज़ें तो ये आते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे फैक्टर पे, दैट इज़ पॉलिटिकल फैक्टर। तो पॉलिटिकल फैक्टर इंक्लूड करती है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि आपकी इंडिपेंडेंस का जो ड्यूरेशन है, मतलब कितने टाइम से आप इंडिपेंडेंट हो आपकी कंट्री। लाइक इंडिया भी आई थिंक 70 वॉट एवर। ओके, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट हाँ, मतलब आप कितने टाइम से इंडिपेंडेंट में हो। ओब्वियसली आपका वेस्टर्नाइजेशन कितना है, दैट मीन्स आपका टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कितना है, और आपका पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन कितना है, मतलब लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट होती है पॉलिटिकल चीज़ों में, जो ग्रुप्स होते हैं, जो इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, ये सारे होते हैं, तो इनके क्या रोल है उसमें, ये मैटर करती है। ओब्वियसली आपका आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन भी मैटर करता है, लाइक हम रिपब्लिक फॉलो करते हैं या डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, या फिर राजाओं वाला रूल है अभी तक, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। ऑल्सो आपका मिलिट्री पार्टिसिपेशन कितना है, कितने मिलिट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके डिसीजन मेकिंग में, आपका बैलेंस कितना है। जो भी लेजिस्लेचर, हमारी 3 बॉडी है, राइट, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो ये तीनों ग्रुप कैसे काम करते हैं, इनके बीच का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना बैलेंस है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। ओब्वियसली करप्शन वगैरह भी हम ध्यान में रखते हैं कि करप्शन कम होनी चाहिए, जस्टिस आप दे पा रहे हो लोगों को, तो ये सारे आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स में। ठीक है। अब हम बात करते हैं सोशो कल्चरल फैक्टर की। तो सोशो कल्चरल फैक्टर में जैसे कि जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन जो फ्लो हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। लाइक आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है, अब आप अगर वो इन्फॉर्मेशन किसी और को दे रहे हो तो उसकी क्वालिटी क्या है, क्या आपने उसको उसमें अपनी बातें ऐड करके बताई है, या फिर डिट्टो बताया है जितना वो है, लाइक वो चीज़ें सही है या गलत इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डेवलपमेंट प्रोसेस में, बिकॉज ये बहुत मैटर करती है कि आपकी सोशल नेटवर्क अगर ख़राब है तो ओब्वियसली आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसकी वजह से आगे का जो भी पनिशमेंट रिवॉर्ड होती है इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। ओके, तो ये है सोशो कल्चर। ओब्वियसली हमने ये सारी चीज़ें प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ी हुई है, बट क्योंकि इस चैप्टर में भी दी हुई है तो मैं आपको 1 लाइनर में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं कल्चरल फैक्टर्स पे। तो कल्चरल फैक्टर्स का मतलब जो भी आपका एटीट्यूड्स, बिलीव्स, या फिर जो भी बिहेवियर होता है ग्रुप ऑफ पीपल का, जो एक दूसरे को लेके होता है, मतलब
हर कंट्री को लेके, अलग कंट्री को लेके जो हमारा बिहेवियर, लाइक इंडियन बिहेवियर जो है दूसरे कंट्री को लेके, हम पहले कभी भी अटैक वगैरह नहीं करते, राइट। ये हमारी स्ट्रेटेजी है। तो दिस इज़ ऑल्सो द थिंग, ये बहुत मैटर करती है। और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी कंट्री में, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, वो नहीं होनी चाहिए। तो ये आते हैं कल्चरल फैक्टर्स में। देन आता है फिजिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स। तो जोग्राफिकल लोकेशन किसी भी कंट्री का बहुत मैटर करती है। फॉर सपोज अगर आपका कंट्री ऐसे रीजन में है जो ड्राई रीजन है, तो ओब्वियसली वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी, पानी की कमी होगी, वाटर सप्लाई नहीं होगी, एंड आपकी जो प्रोडक्शन होती है उसमें भी प्रॉब्लम होगी, और एंड ऑल्सो एग्रीकल्चरल फील्ड भी आपका बहुत ही पीछे रह जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो ये सब आते हैं फिजिकल और जोग्राफिकल फैक्टर में, कि लाइक आपका सॉइल न्यूट्रिशियस होनी चाहिए एंड एट्सेट्रा, ठीक है। अब आते हैं रिलीजियस फैक्टर्स पे। तो रिलीजियस फैक्टर्स का मतलब है जो भी आपका प्रिंसिपल होता है, या फिर आपका जो बिलीव या फेट होता है, किसी चीज़ पे आपका जो विश्वास होता है, वो बहुत मैटर करती है। और वो चीज़ डिसाइड करती है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, एंड ये सारी चीज़ें, ओके। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल फैक्टर। तो इसको एक बहुत ही कोर फैक्टर माना जाता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, क्योंकि आपको पता होगा एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। ऑल्सो हमारी सोसाइटी जो सोशल बेनिफिट होता है, हम उसे कब, ओके, फॉर सपोज आपको नॉलेज ही नहीं है कि आपके राइट्स क्या है, तो आप उसे एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, राइट। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो किसी भी फील्ड में आप जॉब करते हो उसके लिए एजुकेशन रिक्वायरमेंट होती है, आप अगर बिजनेस करते हो उसके लिए भी एजुकेशन चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन से ही आपको एंटरप्रेन्योरशिप या फिर जो आपका टेक्निकल डेवलपमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट होती है, ओके। देन नेक्स्ट आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स पे। तो अगर हम करप्शन की बात करें या रेड टेपिज्म की, किसी को लाइक धमकी देना है नॉल, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें ना, तो अगर हमारी कंट्री में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस में ये सबसे बड़ी एक बाधा क्रिएट करेगी, बहुत बड़ी लूप होल है ये। तो जिस कंट्री में करप्शन, ये सारी चीज़ें लाइक रेप, मर्डर, ये सारी चीज़ें कम होती है ना, तो वहाँ पे जो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से हमारा कंट्री का ग्रोथ ज़्यादा सही होता है, ठीक है। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। अब आते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पे। तो अगर हम देखें कि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है आगे की ओर, 21st सेंचुरी और हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वैसे ही इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में फैल चुकी है। ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, लाइक हमें कंपटीशन करना पड़ता है कि कितने बेटर हम कर सकते हैं, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी, कितनी एडवांस लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा कर सकते डेवलप्ड कंट्रीज़ को लेके, ताकि हम उन्हें compete कर सकें। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारे फैक्टर्स थे डेवलपमेंट को लेके। अब हम आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लाइक जो प्रोसेस होता है या फिर जिसके थ्रू हम काउंट करते हैं डेवलपमेंट को, मेज़र करते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है जीएनपी, दैट इज़ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अगर हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो ये हमारे डेवलपमेंट लेवल जो होती है ना किसी भी कंट्री की, अलग अलग कंट्रीज़ की, वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब हमें इसके थ्रू हमें हमारा नेशनल अकाउंटिंग पता चलता है, मतलब हमारा जो भी मार्केट प्राइस है या फिर जो भी फैक्टर कॉस्ट है, हमारे सामान का जो भी कॉस्ट वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें मेज़र करती है आपकी कंट्री में आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितना है, आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना है, ऑल्सो आप कितने इन्वेस्ट कर रहे हो, लेवल ऑफ कंजम्पशन कितना है आपकी कंट्री में, और आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज कैसी है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है जीएनपी के थ्रू, दैट इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ओके। अब आते हैं पर कैपिटा इनकम पे। तो पर कैपिटा इनकम बताती है कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का डेवलपमेंट लेवल का एस्टिमेट क्या है। मतलब अगर हम मैट्रिक्स की देखें, मतलब अगर हम कैलकुलेट करें, तो इट विल बी द अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय पर इंडिविजुअल इन अ नेशन। मतलब एक पर पर्सन का, मतलब पर हेड जो अर्निंग है, अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करके देखें तो वो डिफाइन करती है, ठीक है, किसी भी एक जोग्राफिकल एरिया में। फॉर सपोज अगर हम इंडिया की कैलकुलेट करें, तो इंडिया के पर पर्सन अगर हम देखें, हमारी जो इनकम है वो पर हेड कितनी पड़ती है वो मैटर करती है, तो वो है पर कैपिटा इनकम, ओके। अब तीसरी चीज़ है लेस इनकम इनइक्वालिटीज़। मतलब अगर हम रिपोर्ट्स की माने जो वर्ल्ड बैंक वगैरह पब्लिश करती है, तो वो ये
जो इनकम इनइक्वलिटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत हाई लेवल पे है। अगर हम देखें स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो हमारा जो शेयर होता है ना किसी भी नेशनल इनकम में वो बहुत कम होता है। मतलब फॉर सपोज़ आप मान लो कि भले ही आपके देश में बहुत अमीरी है, लाइक हमारे यहाँ भी ओब्वियसली अंबानी, टाटा एंड कई सारे लोग हैं, राइट। तो अगर ऐसे है कि अमीर लोग बहुत ज़्यादा है तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि चलो अमीर बहुत ज़्यादा है तो इट्स ओके, हो गया हमारा बैलेंस। नहीं, बहुत मैटर करता है कि आपके यहाँ पॉवर्टी भी कम होनी चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए। लेकिन इनइक्वलिटीज़ बहुत ज़्यादा होने लगी आजकल। लाइक कई लोग या तो बहुत ज़्यादा अमीर है या तो बहुत ज़्यादा गरीब है, जिसकी वजह से इनइक्वलिटी क्रिएट होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो ये भी डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं हिंडर करता है, हमें प्रॉब्लम आती है डेवलपमेंट में। उसके बाद अगर हम देखें पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी का आपको पता होगा ओब्वियसली जितनी इनकम इनइक्वलिटीज़ बढ़ेगी उतनी ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ेगी। अगर आप स्पेशली एशिया के कंट्रीज़ में देखो, मतलब एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ और लैटिन अमेरिका वगैरह की कंट्रीज़ में भी, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अगर आप देखो तो गरीबी बहुत ज़्यादा, बहुत पॉवर्टी है, कई लोगों को इनकी बेसिक लिविंग नहीं मिल पा रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखना पड़ता है। ऑल्सो डेवलपमेंट प्लानिंग, तो जो प्लानिंग, जैसे कि अगर हम बात करें ना तो हर कंटेक्स्ट में हमारी प्लानिंग डिफरेंट हो जाती है। मतलब हर सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि उनके लिए डेवलपमेंट प्लानिंग क्या है। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो हमारे FYP को फॉलो करते हैं। मतलब हमें पता होगा काफ़ी सालों से हमारा FYP चल रहा है, दैट इज़ 5 ईयर प्लान। और उस प्लान में ऐसा होता है कि हम उसमें डिसाइड करते हैं कि इन आने वाले 5 सालों में हमें ये चीज़ें अचीव करनी है, तो डैट इज़ गोल। और ये चीज़ें रिसेंटली अगर हम देखें तो उसे नीति आयोग का नाम दिया गया, उसे रीऑर्गेनाइज करके। और वहाँ नीति आयोग में ऐसा होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे वो ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, और वो काम करते हैं हमारे डिप्यूटी चेयरमैन और बाकी सब जो एक्सपर्ट होते हैं अलग अलग डोमेन के, उनके साथ, ठीक है। अब हम आते हैं बेसिक नीड्स अप्रोच पे। तो इसमें ये आता है कि जब हमारी कंट्री के जो लोग होते हैं, मतलब जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, अगर उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उससे फुलफ़िल की जा रही है, जैसे कि लाइक आप बोल सकते हो कि उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जन्म के टाइम पे वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे जन्म तो हो रहे हैं बट मर जा रहे हैं। और प्राइमरी स्कूल का जो एनरोलमेंट रेशियो है, मतलब कितने लोग एडमिशन ले रहे हैं, वो भी होनी चाहिए, मतलब इंक्रीज़ होनी चाहिए। आपका कैलोरी सप्लाई पर हेड क्या है, मतलब एक पर्सन को कितनी कैलोरी मिल रही है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी, दैट इज़ बच्चे जो जन्म के टाइम पे ही मर जाते हैं या फिर जन्म होते ही मर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी कम होनी चाहिए। आपका पोर्टेबल पावर है, आपके यहाँ सफाई है, आपके यहाँ आपको घर मिल रहा है, प्रॉपर खाना मिल रहा है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा है और हमें बेसिक सारे कंसेप्ट पता है, तो स्किप करते हैं इस टॉपिक को। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। तो अगर हम देखें तो जो हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि 1990 में आया था, UNDP का, तो वो ये मतलब वो उन्होंने ये डिज़ाइन किया था इस चीज़ को, ठीक है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को उन्होंने डिज़ाइन किया था। इसके अंदर में ये आता है कि ये इस चीज़ पे फोकस करता है ना कि जो इंडिविजुअल की जो चॉइसेस है ना उसको किस तरीके से हम इंक्रीज़ कर सकें, या फिर उनकी जो डिज़ायर होती है कि हम कितने साल तक जी रहे हैं। एक होता है ना, कई लोग जीना ही नहीं चाहते, वो चीज़ें नहीं, हम यहाँ पे ये फोकस करते हैं जो पीपल का जो इंडिविजुअल की डिज़ायर होती है ना, मतलब मतलब लंबे समय तक जीने का, वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। आपको नॉलेज एक्वायर करना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंच सके और कंफर्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, मतलब जो भी एक पर्सन रह रहा है वो कंफर्टेबली एक सेफ़ इन्वायरमेंट में रह सके। ऑल्सो उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, जो कि हमें पता है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन काफ़ी सारी है इस कंट्री में अभी भी। तो ये इस चीज़ पे भी फोकस करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट मिले आपको, आपकी जो हवा मिल रही है, मतलब जो भी एयर ऑक्सीजन वगैरह मिल रही है वो क्लीन हो, और आपको फ्रीडम हो कि आप अपनी लाइफ फ्रीली जी पा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप, जैसे कि कॉलोनियल रूल के टाइम पे हमारे ऊपर बहुत सारी बंदिशें थी, राइट, कि हम ऐसे नहीं रह सकते, वैसे नहीं कर सकते, उनके खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, एंड बहुत सारी चीज़ें। तो
वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब एक फ्रीडम होनी चाहिए जीने के लिए, इतनी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए लाइफ में। और अगर ये सारी चीज़ें हैं एक कंट्री में, तो दैट मीन्स वो भी डेवलपमेंट के पाथ में है, उसे भी हम बोल सकते हैं डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड। ठीक है, तो इसके साथ हम करते हैं इस चैप्टर को ख़त्म। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।